ये श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर बहुत छोटा सा देश है और ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक द्वीप है, इसको कहा जाता है। ये चारों तरफ से जो चीज़ें घिरी हों वो लेकिन ये भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, सामरिक और आर्थिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर में सबसे नजदीक देश है। मालदीव उधर था, मालदीव के बाद यह क्या है, सबसे बड़ा देश है और बहुत नजदीक है और जितने भी समुद्र और एक व्यस्त समुद्री मार्ग पे श्रीलंका यहाँ है ना, ये जैसे ये समुद्री मार्ग इधर से जो ईस्ट देश हैं, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, जितना इधर से अगर इधर जाना है पश्चिमी देशों सब कहाँ से जाते हैं, हिंद महासागर से। और भारत श्रीलंका के संबंध हमेशा अच्छे रहे, लेकिन कुछ वजह से कुछ समय से थोड़े संबंध स्थिरता आई। ये नहीं कि बहुत दोनों में तनावपूर्ण संबंध रहा है, लेकिन तनावपूर्ण नहीं रहा है तो ये भी नहीं रहा है कि हमेशा दोनों में बहुत अच्छे संबंध रहे। और इन तनाव का कारण क्या रहा है, चाइना के अलावा चाइना तो क्या वो कर रहा है सर। एक यहाँ सिंगली समुदाय है, जैसे श्रीलंका में सिंगली समुदाय है और तमिल इंडिया में भी है। जी सर। सिंगली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानते हैं और तमिल लोग हिंदू। ये दोनों में संघर्ष होता है। अब भारत कहीं कहीं तमिलों के प्रति जैसे इस भावनात्मक रूप से जुड़ा है क्योंकि तमिल की ओरिजिन कहाँ से है, भारत से, और भारत उनको मदद करना चाहता है, लेकिन संबंधों खराब होने की वजह से, मतलब डर की वजह से या अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से उनकी मदद नहीं कर पाता है। तमिल लोग वहाँ क्या चाहते थे, अभी आगे हम पढ़ाएंगे, वहाँ पहले काफ़ी लड़ाई भी हुई थी, लिट्टे बना था, संघर्ष हुआ था। सर लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है। हाँ, लिट्टे आतंकवादी संगठन पहले नहीं था, लेकिन उसको बाद में संयुक्त राष्ट्र ने लिट्टे को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और उसके नेता जो थे प्रभाकरन, वो तमिल ही थे। और इन्हीं सब में राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी उसको या कहा जाए राजनीतिक हत्या, जो राजनीतिक हत्या होती है उसको बोलते हैं असैसिनेशन इंग्लिश में। एक तरह से वो राजनीतिक हत्या हुई थी। ये माना जाता है कि तमिलों, उन्होंने जब वहाँ पर तमिल विद्रोह हो रहा था तो श्रीलंका का उन्होंने साथ दे दिया, इसमें समझौता हो गया, तमिल इनसे नाराज रहते हैं, तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन दोनों संबंधों में मुख्य रूप से कहाँ से तनाव होता है, तमिल और सिंगली को लेकर। और भारत चाहता है कि हम इस श्रीलंका का ये अंदरूनी मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप न करें, जैसे भी बांग्लादेश में हो रहा है ना, हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं ना, वहाँ पर अराजकता फैली है, वहाँ हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, लेकिन भारत अभी प्रत्यक्ष रूप से कोई एक्शन नहीं ले रहा है, न उनको राय दे रहा है कि आप ऐसा करिए, क्योंकि वो समझ रहा है कि वो अभी बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है। इसी तरह और फिर समय के साथ धीरे धीरे चाइना क्या करता है, चाइना जो है श्रीलंका में वहाँ के हम्बन टोटा बंदरगाह को तो उन्होंने लिस्ट में ले लिया, आगे बनाएंगे उसको। वहाँ का जो मेन बंदरगाह है हम्बन टोटा, उसको चाइना 99 साल पे लिस्ट पे ले लिया। अब वो जो जितना विकास होगा वो करेगा। श्रीलंका के संबंध कैसे हो रहे हैं, उससे अच्छे हो रहे हैं। अब भारत इस मामले में उससे पीछे रह गया। और भी वो जैसे टेक्नोलॉजी में और संरचना में, ढांचागत विकास में श्रीलंका वहाँ, अरे चाइना काफ़ी वहाँ पे निवेश कर रहा है। और जितना चाइना निवेश करेगा
श्रीलंका में जितना उसके नज़दीक जाएगा भारत के लिए खतरा है, क्योंकि भारत से जो दूरी है उसकी बहुत कम है। वहाँ से सैनिक अपना अड्डा स्थापित करना चाहता है, वहाँ सोचता है कि हम भारत के निचले हिस्से की जो साउथ वाले हैं उसकी हम निगरानी करेंगे। इसलिए श्रीलंका से संबंध थोड़ा सा तनावपूर्ण रहते हैं। इसकी हम इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। इसमें नोट कर लीजिए क्या क्या मतलब श्रीलंका में है, कितनी जनसंख्या है थोड़ा सा, और इसकी स्थिति। नोट करिए, भारत और श्रीलंका के बीच संबंध सदियों पुराना है। संबंध सदियों पुराना है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है या देश है। द्वीपीय राष्ट्र या देश, इसका क्षेत्रफल 25,332 वर्ग किमी। एक तो इंट्रोडक्शन टाइप करा देना चाहिए। 25,332 वर्ग किमी। क्षेत्रफल का क्या होता है? इकाई जो होती है वर्ग किमी। वर्ग यहाँ का डेमोग्राफी का नोट कर लीजिए कि जनसंख्या जो है धार्मिक आधार में कितने कितने बटे हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम आ रही आई शुरू में धार्मिक आधार पे ही है। नोट करिए, जिसमें 70% बौद्ध, 70% बौद्ध, 15% हिंदू, और 7.5% 7.5% ईसाई, और 7 लास्ट में 7 इतना ही मुस्लिम। हिंदू कितने हैं? 70% और 15% क्या हुआ? बहुत और हिंदू 15%। और 7% ईसाई। ये उनकी जनसंख्या है। 70%, 15%, 7.5 और 7. तो वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? बौद्ध है। और जो ये हिंदू हैं, इसमें हिंदू में ही तमिल भी है ना, अरे बौद्ध में तो कहीं कहीं जैसे बौद्धों को भी हिंदू माना जाता है, लेकिन वहाँ पे जो है श्रीलंका में वो दूसरी चीज है, क्योंकि बौद्ध धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ था? भारत से ही। नहीं, इस धर्म का होगा, शाखा तो हिंदू धर्म की है ना, शाखा हिंदू धर्म की है, भले वो फैल के अलग हो गया। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, वो तो हिंदू ही थे। तो अब 15% जो हिंदू है, इसमें अधिकतर कौन है? तमिल। तो तमिलनाडु से वहाँ गए हैं। तमिल, कुछ तमिलनाडु से गए हैं। अभी पहले संस्कृतियाँ इतनी दोनों की मिलती जुलती थी, वहाँ पे जाके बस। हाँ, बस गए या काम करने गए, भी आगे बताएंगे। अधिकतर लोग वहाँ क्या करने गए थे? काम करने गए थे। इनको अंग्रेज ले गए थे मजदूर के तौर पर, और से बस गए, और उसके पहले से भी कुछ लोग रहते थे। तो फिर धीरे धीरे वहाँ पे संघर्ष हुआ, और
कई प्रांत, वहाँ श्रीलंका के एक प्रांत है जहाँ पर तमिल बहुत ज़्यादा है, तो मांग करते थे कि हमको तमिल प्रदेश के रूप में मान्यता मिले। लेकिन जो सिंहली है वहाँ बौद्ध में ज़्यादातर क्या है, सिंहली, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते, दोनों में संघर्ष होता रहता है। अब इस समय तो धार्मिक संघर्ष कम हुआ है, अब जो संघर्ष वहाँ हो रहा है बीच में भी 2-3 साल पहले किससे हुआ, सिंहली और मुस्लिम संघर्ष हो गया था। यहाँ भी जो आबादी अधिक रहती है वहाँ पर कोई न कोई समस्या हो, अपने घर में भी होता है, घर में भी देखिए 2-4 लोग आए तो फिर धीरे धीरे होता है ना। इस चीज़ को नहीं, किसी धर्म से नहीं किया जा सकता कि हो, ये तो जेन्युइन है कि जहाँ पे 2-4 लोग रहेंगे कुछ न कुछ तनाव होगा, मनमुटाव होगा। और इसमें लैंग्वेज की बात है, जो तमिल है क्या बोलते हैं, तमिल, और बौद्धिस्ट है जो है सिंहली, वहाँ लैंग्वेज की जो सिंहली भाषा बोलते हैं। और साउथ इंडिया में भी यहाँ पे क्या है, तमिल बोला जाता है, कन्नड़ है, सब मतलब कई भाषाएं हैं। लैंग्वेज के लोग के बहुत एग्रेसिव रहते हैं भाषा को लेके। जैसे जब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था कि राजभाषा रहेगी, हिंदी में काम काज किया जाएगा, सबसे अधिक विरोध कहाँ हुआ था, साउथ इंडिया में, खासकर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक नेता थे वाइको, अभी शायद है कि अब नहीं पता कि है, वाइको, वो बहुत विरोध करते थे हिंदी का। हिंदी भाषी लोगों से साउथ के लोग अब तो धीरे धीरे कुछ स्थिति बदल रही है, तो हिंदी को सब लोग अपनाना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध था। कोई हिंदी वहाँ जाके बोल दे तो लड़ाई झगड़ा हो जाए। वहाँ इसी आधार पे तमिलनाडु और कर्नाटक में गवर्नमेंट होती है। आंध्रा में जो तेलुगु देशम, वो तेलंगाना बना किस उस पर बना, भाषा ही आधार पे, इसके पहले भी बने थे। उधर की जो राजनीति है साउथ इंडिया की बने का मतलब वो किस आधार पर होती है, भाषा भी उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो श्रीलंका में भी यही था, और उधर से बहुत नज़दीक होने की वजह से वहाँ से आवागमन होता आसान, पहले समुद्री मार्ग से ज़्यादा आवागमन होता था। और श्रीलंका से हमारे संबंध, जैसे अगर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माने तो हमारे उनसे राम जी का माना जाता था कि वो राम सेतु बनाए, जो बना है यहाँ पे एक पत्थर की लगी टाइप है भी, उसको माना जाता है। जैसे उस पर याचिका भी है कि आप वास्तव में बना है कि नहीं, वो तो पेंडिंग, उसको पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क है, बहुत विवादित है। लेकिन ये माना जाता है हिंदू धर्म ग्रंथों में कि राम जी हनुमान जी के साथ और सुग्रीव के साथ मिलकर वानर सेना लेके उस पुल को बना के श्रीलंका में गए थे, जहाँ से सीता जी को छुड़ा के लाए थे, और वहीं पे युद्ध हुआ था। तो वहाँ से जो संबंध है हमारा धार्मिक आधार सदियों पुराना है। और ये संबंध जो माना जाता है ये बहुत ऑथेंटिक नहीं होता है, लेकिन हम कुछ भी करेंगे तो हमको पहले शुरुआत कहाँ से करनी होती है, हमको अपने प्राचीन ग्रंथों और उसी के अनुसार शुरू करना है। अब आते हैं हम मूल चीज में, फिर इधर इसकी डेमोग्राफी और ये हो गई। श्रीलंका जो था पुर्तगालियों का फिर क्या बना, उपनिवेश था। कुछ समय बाद पुर्तगाली और डचों में युद्ध हुआ, तो श्रीलंका पर डचों ने कब्जा कर लिया। फिर लास्ट में अंग्रेज कब्जा कर लिया, और श्रीलंका 1954 में, सॉरी 48 में स्वतंत्र हुआ। किससे स्वतंत्र हुआ, वो अंग्रेजों से। सबसे पहले कौन थे वहां, पुर्तगाली। और भारत में सबसे पहले कौन आएगा, डच, फिर पहले पुर्तगाली फिर डच, वहाँ श्रीलंका को बता रहे हैं, श्रीलंका को बता रहे हैं सब, वो पुर्तगाल का उपनिवेश था, फिर उस पर डचों का हो गया। उसके बाद कालांतर में जैसे अंग्रेज, और ये 1948 में जब ये आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, अंग्रेजों से आजाद। जैसे भारत में भी कई राज्यों में लड़ाइयाँ हुई, लास्ट में
वहाँ पे डच थे, कहीं पुर्तगाली थे, अंत में हर जगह किसका कब्जा हो गया था? अंग्रेजों का। अभी गोवा नहीं, गोवा फ्रांसीसियों का नहीं था, पुर्तगालियों का था। और पांडीवास की एक लड़ाई हुई थी, लास्ट में यहाँ दो बच गए थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो वहाँ पांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों का विजय हुई, तब यहाँ पे हावी हो गए। तो अंग्रेज अधिकतर जगह हो गए। एक आए थे इसी तरह, केवल इंडिया पे ही नहीं, इंडिया जितने एशियाई देश थे लगभग और देश, सब पे वो आए थे क्या करने, व्यापार। इसी तरह श्रीलंका पे भी था। और श्रीलंका पर लास्ट में अंग्रेजों का कब्जा था, उनसे वो आजाद हुआ। और आजादी के बाद श्रीलंका ने जैसे जितने देश अंग्रेजों उनके ब्रिटिश के उपनिवेश थे, उन्होंने राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता ली। उनको क्या कहा जाता है, जितने उनके उपनिवेश थे उनको कहा जाता है राष्ट्रमंडल देश। तो उसमें श्रीलंका भी राष्ट्रमंडल देश की सदस्यता लिया हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल भी होता है ना। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान को उससे बाहर कर दिया गया, फिर लेकिन इस समय इसका विरोध भी होता है। इसको कई बार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार और भारतीय लोग भी क्या कहते हैं कि जो राष्ट्रमंडल खेल का वो है और राष्ट्रमंडल संगठन है, क्या है, ये गुलामी का प्रतीक है। जैसे हम तो उसी के अंग्रेजों के उपनिवेश रहे और उसके बाद एक ऐसा संगठन भी बनाए हैं जिसको क्या कर रहे हैं, राष्ट्रमंडल, उसका सदस्य भी बने हुए हैं। इसका विरोध भी होता है। तो श्रीलंका आजाद होने के बाद वर्तमान में भी क्या है, इसका सदस्य है, भारत भी है। अब इसको नोट कर लीजिए। और श्रीलंका देखिए कई संगठन ऐसे हैं कि जिसमें श्रीलंका है सदस्य और भारत भी है, सार्क है, नोट करिए। एक सेकेंड नोट करिए। श्रीलंका 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली उपनिवेश था। एक बार पुर्तगाली उपनिवेश था। सर श्रीलंका 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने श्रीलंका में अपनी बस्तियां बनाई। पुर्तगालियों ने श्रीलंका में अपनी बस्तियां मतलब टाउनशिप बनाया उन्होंने कि पुर्तगाली लोग वहां रहेंगे। हो गया। श्रीलंका में 1700 नोट करिए, 1656 में श्रीलंका पर डचों ने कब्जा कर लिया। डचों ने कब्जा कर लिया। हो गया। उसके बाद 1796 में डचों को हराकर अंग्रेजों ने श्रीलंका को अपना उपनिवेश बनाया। डचों को हराकर श्रीलंका को ना उपनिवेश बनाया। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ।
श्रीलंका का डेमोग्राफी और उसके बाद उसका इतिहास। लेकिन इसके पहले ही लगभग 6ठी शताब्दी में ही भारत के लोग वहाँ से गंगा घाटी और इधर के लोग वहाँ पर काम करने चले गए थे या जाके बस गए। इसलिए भारत का जो संबंध है वो माना जाता है कि सबसे है। और वहाँ पे उसी समय जैसे बौद्ध धर्म के उदय के बाद कुछ लोग वहाँ गए तो वहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ। आप लोग पढ़ेंगे बाद में अशोक ने अपने संघमित्रा को अपने बेटी को भेजा था। इससे जो भारत श्रीलंका का संबंध है ऐतिहासिक रूप से बहुत पुराना है, पुराना के साथ अच्छा है, मधुर संबंध रहा है। जिससे आपको नहीं दिखेगा कि दोनों में कभी संबंध कब से खराब हुए, ये सब 1950 के बाद। ये नोट कर लीजिए थोड़ा सा। श्रीलंका इसके बाद भारत की तरह राष्ट्रमंडल देश का सदस्य बना। श्रीलंका इसके बाद ब्रिटिश से आजाद होने के बाद जितने देश थे राष्ट्रमंडल के सदस्य बनते थे ना, श्रीलंका इसके बाद भारत की तरह राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। उसको कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ, यस सर। कॉमनवेल्थ हो गया। उसने भी ब्रिटिश साम्राज्य से अपने को स्वतंत्र घोषित करके एक स्वतंत्र गणराज्य बना, स्वतंत्र घोषित करके स्वतंत्र गणराज्य बना। श्रीलंका की विदेश नीति भी भारत की तरह गुटनिरपेक्षता और सह-अस्तित्व निरपेक्षता एवं सह-अस्तित्व पर आधारित है। श्रीलंका सार्क का सदस्य है, सार्क का सदस्य। लास्ट में नोट करिए, भारत श्रीलंका के संबंध ऐसे रहे हैं, कि कभी सोचा भी नहीं जा सकता, दोनों के संबंधों में तनाव होगा, दोनों के संबंधों में तनाव होगा। लेकिन कुछ वर्षों से भारत और श्रीलंका के संबंध तनावपूर्ण रहे, लेकिन हम इसको अमैत्रीपूर्ण, तनावपूर्ण तो रहे लेकिन उसको क्या कहा जाएगा कि अमैत्रीपूर्ण नहीं है, मतलब दोनों में नहीं, मित्रता नहीं, अमैत्रीपूर्ण नहीं।
मैत्री ये हो गया भारत श्रीलंका के संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसकी जो भूमिका की इंट्रोडक्शन। इसमें देखिए सारी चीजें आ जाती हैं। अब इन्हीं चीजों को हम थोड़ा थोड़ा मतलब दोनों में इसका लास्ट लाइन जो नोट करवाए हैं, इसका मतलब क्या होगा कि भारत श्रीलंका के संबंध इतने अच्छे थे कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि दोनों देशों में तनाव होगा, लेकिन कुछ वर्षों से ऐसी परिस्थितियां बनी कि दोनों में कुछ तनावपूर्ण स्थितियां हुई, लेकिन उसको भी हम तनावपूर्ण तो कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अमैत्रीपूर्ण मित्रता है, लेकिन वो कैसी है तनावपूर्ण। जैसे कोल्ड वार के समय में हुआ था कि सामने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर से जो तनाव है वो बना रहेगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से समझौते हुए भारत श्रीलंका दोनों देशों की। जैसे यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर दोनों की आजादी तक। अब पहला समझौता हुआ था नेहरू, नोट करिए, नेहरू कोतले वाला समझौता। कोतले वाला समझौता। सर वहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये प्रधानमंत्री नहीं, हाँ उसमें प्रधानमंत्री थे कोतले वाला। फिर एक और इसमें कई समझौता है। देखिए फिर शास्त्री शिरोमोआ समझौता हुआ। केवल हम लोग नोट कर लेते हैं कब कब हुए हैं, एक एक दो लाइन क्या था में। नेहरू कोतले वाला समझौता 1954 में है, अगर लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करिए इसमें क्या ये समझौता में रूप से किस पे वो था। देखिए जो भारतीय मूल के लोग थे, बताया ना कि लगभग 600 ईस्वी में चले गए, लगभग 6वीं ईस्वी में ही वहाँ पे मजदूरी करने या और कार्य करने चले गए, वहीं बस गए। और लोगों की नागरिकता अभी नहीं थी, उनके वंशज आते उसी में तमिल भी थे, तो उसमें माना गया कि इनको नागरिकता कैसे दी जाए। इसके बाद उथल पुथल से ही सब हो रहा था वहाँ, डच आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, इन चीज़ों पे विचार नहीं हो पा रहा। और जब दोनों देश आज़ाद हो गए तो इनको एक समस्या पे हुआ कि जो नागरिकता की समस्या है, या तमिल है, सिंधी है और भारतीय लोग जो पहले से हैं, इनके लिए क्या किया जाए। इस समझौते में हुआ कि जो भारतीय लोग हैं अगर वो यहाँ श्रीलंका रहना चाहें तो रहे, अगर नहीं रहना चाहते हैं तो भारत जा सकते हैं। उनको क्या दिया गया, ऑप्शन दिया गया। मेन समझौता यही था, नागरिकता का। इसको नोट कर लीजिए। ये समझौता एक तरह से ये किस पे था, नागरिकता पे। जैसे भारत पाकिस्तान आजाद हुए उस समय भी वो तो हमारे संविधान में भी प्रावधान है 6 से लेके 5 से लेके 11 नागरिकता के संबंध में कि जो भारत से आएगा या जाएगा। अभी उसमें संशोधन भी हो गया है। क्या कोई समस्या है क्या? नोट करिए, श्रीलंका की जातीय समस्या के समाधान के लिए, श्रीलंका की जातीय समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम प्रयास 1954 में किया गया। किस समझौते में? इसी समझौते में। देखिए वहां पे जितनी समस्याएं हैं सब पहले शुरुआत कहाँ से हुई, जातीय समस्या से। 1954 में किया गया, जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने
समझौता किया। जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने समझौता किया, जिसमें मुख्य रूप से डैश दे के या पॉइंट दे के लिख लीजिए। श्रीलंका सरकार की पाला, उसी को हम कई पॉइंट एक में कर दे रहे हैं पूरा, ठीक। श्रीलंका सरकार की उन सभी भारतीय मूल के लोगों को पंजीकृत करेगी। श्रीलंका सरकार उन सभी भारतीय मूल के लोगों को पंजीकृत करेगी जो श्रीलंका में रहना चाहते हैं। उनके पास ऑप्शन था, या तो भारत चले जाएं या श्रीलंका रहें। और श्रीलंका रहेंगे तो उनका श्रीलंका में पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकृत करेगी जो श्रीलंका में रहना चाहते हैं। आगे नोट करिए उसी में, जो श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहते हैं, जो लोग श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहते हैं उनको भारत भेज दिया जाएगा। उनको भारत भेज दिया जाएगा। हो गया। देखिए लास्ट नोट करिए, मेन वहाँ किसकी समस्या को लेकर होता है? तमिलों की समस्या। तमिलों के लिए भी इसमें था, भारतीय तमिलों के लिए श्रीलंका में एक चुनाव रजिस्टर बनेगा। भारतीय तमिलों के लिए श्रीलंका में एक चुनाव रजिस्टर बनेगा, जिसके आधार पर वे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। हो गया। प्रतिनिधि चुनेंगे। ये समझौते का मूल पॉइंट जो था उसको हम शार्ट में रखा है। ये वहाँ पे सिंघली और तमिल समस्या जो हुई, सिंघलियों को भय रहता है कि तमिल लोग आगे हो जाएंगे, और तमिल जो है भारत से गए हैं, भारतीयों से, भारत से उनका जो है तमिल वहाँ के हैं, उनका सब जैसे हमारा कहा जाता है कि नेपाल से मोटी बेटी का संबंध है, शादी विवाह, वैसे ही श्रीलंका से भी पहले था, आज भी है, तमिल लोगों में है। बस ये है कि वहाँ से एक वो टापू है कि उस तरह की चीज़ें नहीं, ये सड़क मार्ग से न जुड़े होने की वजह से थोड़ी दूरी लगती, और ऐसी चीज़ नहीं है। तो श्रीलंका से भी इसी तरह के संबंध हैं। आज भी तमिल लोगों का, कई लोगों के शादी विवाह जो होते हैं श्रीलंका में, और तमिलों का, वहाँ के लोगों का तमिलनाडु में, कर्नाटक में, जहाँ जहाँ तमिल है। तो सिंघली और तमिल संघर्ष जो है वहाँ पे मूल रूप से श्रीलंका की समस्या के जड़ है। इसको हम आगे पढ़ते हैं कि जैसे वहाँ पे क्या हुआ, जिससे श्रीलंका के एक तरह से कहा जाता है कि वहाँ की जो नृ जाति को बताए थे ना, श्रीलंका में मूल समस्या क्या है तनाव की? नृ जाति समस्या। नृ जाति का मतलब तो बता रहे थे, वो क्या बताए थे ना, एक क्षेत्र विशेष में होते हैं, किसी भी समुदाय के लोग अपनी संस्कृति कल्चर के साथ रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? नृ जाति। तो श्रीलंका में नृ जातिता की बहुत ज्यादा समस्या है, और उन्हीं दोनों समुदायों के बीच, सिंघली और
इसके बाद अब फिर धीरे धीरे अब संघर्ष का भी स्वरूप बदलता है, दूसरे से हो रहा है। अब अगला समझौता हम लोग पढ़ते हैं, शास्त्री, अगला शास्त्री सिरिमाओ समझौता। सिरिमाओ वहाँ की राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति, जिनको कहा जाता है कि विश्व की प्रथम महिला को प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमाओ भंडार नायके। अगर कहीं का भी पूछा जाता है कौन है, पहली है सिरिमाओ भंडार नायके। तो इसको क्या नाम दिया गया था? शास्त्री सिरिमाओ समझौता 1964। हाँ 1964। इसमें भी ये नागरिकता को लेके किया गया। इसमें बहुत से तमिल थे जिनको वहाँ की नागरिकता नहीं मिली थी। 54 के समझौते के बाद भी ऐसा तो है नहीं कि कोई समझौता हो गया तो जितना उसकी चीजें थी 100% अमल हो जाएंगे, नहीं होती तो फिर आगे। तो इसमें बहुत से तमिलों को इधर नहीं मिली थी नागरिकता श्रीलंका की। इस समझौते में लगभग 3 लाख से ऊपर तमिलों को क्या दिया गया? वहाँ की नागरिकता बना। मूल चीज यही है, नोट कर लीजिए। इस समझौते में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमती सिरिमाओ भंडार नायके, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री, इसे इस चीज को आप लोग तत्कालीन प्रधानमंत्री भी लिख लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन एक चीज नोट करने से आपका एक क्वेश्चन और मिल जाता है। सिरिमाओ भंडार नायके ने यह निश्चित किया कि क्या बोलना है, यह निश्चित किया कि लगभग 9 लाख नागरिकता विहीन तमिलों, 9 लाख नागरिकता विहीन तमिलों में से 9 लाख नागरिकता विहीन तमिलों में से 3 लाख को श्रीलंकाई नागरिकता दी जाएगी। 3 लाख को श्रीलंकाई नागरिकता दी जाएगी। और शेष को 9 लाख है तो 3 लाख को उनको एक तय हुआ कि श्रीलंका शेष को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। शेष को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये दोनों समझौते किससे संबंधित हैं? नागरिकता से ही। इसका मतलब जो 6 लाख थे उनको भारत वापस बुलाया जाएगा। हाँ, उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये समझौता हुआ था। नेहरू कोतवाली में भी क्या हुआ था? उसमें संख्या निर्धारित नहीं थी। ये हुआ कि जो भारत की नागरिकता चाहेंगे उनको भारत की, जो श्रीलंका की चाहेंगे उनको श्रीलंका की। देखिए इसके बाद फिर क्या था, ये समझौते होते थे, लेकिन जो दोनों जातियों में द्विजातियां कहा जाए जिनको संघर्ष था वो बढ़ता जा रहा था। उस समय तक 1983 तक जाते जाते जो तमिल और सिंगली संघर्ष था, खास करके तमिल आंदोलन, वो बहुत चरम रूप ले लिया। मतलब उस समय श्रीलंका की स्थिति कैसी हो गई? गृह युद्ध टाइप। तमिल जो थे उस समय
अपनी सेना बना ली और उन्होंने लिट्टे नाम का संगठन बनाया। इसमें कई लिट्टे और तमिलिनम कई को बनाए थे और इतना माना जाता था कि वो जो लिट्टे थी तमिलों की सेना वो अवैध थी। किसी देश में रह के आप किसी देश के खिलाफ वो करेंगे तो क्या होगा? वो तो अवैध रहेगी। उसने हवाई शक्ति भी अपना पा लिया था, मतलब कि उनके हेलीकॉप्टर और लड़ाकू वो भी कर लिए थे। ये क्या थे? श्रीलंका के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। उस बीच दोनों के बीच और उसके और भारत को श्रीलंका चाहता था कि भारत क्या करे? भारत हस्तक्षेप करे। भारत उस समय हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, लेकिन लास्ट में भारत वहां शांति सेना भेजा था। शांति सेना भेजने की उल्टा वो पड़ गया। शांति सेना भेजा, लड़ाई हुई। कुछ समय बाद वहां जब सब कुछ समाप्त हुआ, लिट्टे वहां लड़ाई चली लिट्टे से काफी दिन, और उससे भारत और श्रीलंका के संबंध भी खराब हुए। श्रीलंका भारत चाहे कुछ कर ले, लेकिन तमिल लोग भारत में तो उसको क्या लगता था कि भारत उसको भावनात्मक रूप से, इमोशनली रूप से सपोर्ट कर रहा, जबकि भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा। बांग्लादेश की लड़ाई में क्या हुआ था? जब वहां गृह युद्ध हुआ तो भारत अपना वहां अपनी सीमा बचाने के लिए, अपना करने के लिए मुक्ति सेना को वहां किया, लेकिन वो धीरे धीरे दूसरा रूप ले लिया। इसी तरह वहां शांति सेना थी, और शांति सेना तो लड़ाई के इसकी स्वतंत्रता सब कुछ बात गई। शांति सेना वो श्रीलंका में के जो सेनाएं भेजी जाती हैं, कहीं भी गृह युद्ध होता है तो उसको संयुक्त राष्ट्र का भेजी जाती है। उसका है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नियम है कि आप भेजेंगे तो शांति सेना के रूप में जाएगी। जो जहाँ गृह युद्ध हो रहा है वहाँ क्या करेंगे? शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आज भी भारत की शांति सेनाएं कई जगह हैं। आज भी जैसे वहाँ पे सूडान में बीच बीच में पूरी उतनी संख्या में नहीं जाती है। सूडान जब दो देश बना, दक्षिणी सूडान बना ना, तो वहाँ भी गृह युद्ध और लड़ाई हुआ है, तो वहाँ भी जाते हैं। हमारे कई परिचित लोग हैं जैसे इस समय सूडान में, इसलिए हम जान रहे हैं। जब ये लोग जाते हैं तो इन लोगों को यूएनओ से भी वेतन मिलता है कुछ जैसे, और इनका वेतन भारतीय सेना भी बढ़ा देता है। तो लोग सोचते हैं कि हमको शांति सेना के रूप में कहीं हम लोग चले जाएं। उस पीरियड में सुविधा अच्छी मिलती है, जब लौट के आते हैं तो प्रमोशन भी होता है। तो भारत यहाँ पर श्रीलंका में इस समय शांति सेना भी भेजी, लेकिन ये स्थिति धीरे धीरे फिर इंदिरा गांधी जयवर्धने समझौता हुआ। इसके बाद नोट करिए, देखिए उस समय इंदिरा गांधी से और वहां पे जयवर्धने समझौता हो नहीं पाया था। किसके समय हुआ? उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। बातचीत तो हो रही थी, निर्जाति समस्या को समाधान के लिए दोनों लोगों में बातचीत हो रही थी इंदिरा गांधी और जयवर्धने, लेकिन वो समझौता किसके कार्यकाल में हुआ? राजीव गांधी। उसको नाम क्या दिया गया? राजीव और नोट करिए जयवर्धने समझौता। देखिए उस चीज को थोड़ा सा आप समझौते के बीच में निर्जातिता वाला नोट करना होगा तो लिख लीजिएगा अपने, ठीक? राजीव और जयवर्धने समझौता। राजीव और जयवर्धने समझौता कब हुआ था? 1987 में। राजीव गांधी कब प्रधानमंत्री बने? 84 में हत्या हुई थी इंदिरा गांधी की। इस समझौते में मेन चीज क्या थी? नोट कर लीजिए। यह समझौता कोलंबो में हुआ, इसलिए इसे कोलंबो समझौता भी कहा जाता है। जैसे आप लोग
न्यूज में सुनेंगे तो एक दो होता है कि हम कोई कार्य करेंगे तो किसके समझौते के अनुसार करेंगे, कोलंबो समझौते के अनुसार। यह समझौता कोलंबो में हुआ था, इसलिए इसे कोलंबो समझौता भी कहा जाता है। इसके मुख्य मुख्य समझौते क्या थे, नोट करिए। इस समझौते में प्रस्ताव यह था कि श्रीलंका के पूर्वी प्रांत को उत्तरी प्रांत के साथ बने रहना दिया जाए। पूर्वी प्रांत को उत्तरी प्रांत के साथ बने रहना दिया जाए। जो भी उसमें समस्या रही होगी पूर्वी उत्तरी में, उतना ही बने रहना दिया जाए। और दिसंबर 1988 के लिए के पूर्व, दिसंबर 1988 के पूर्व इस पर जनमत संग्रह करा लिया जाए। दिसंबर 1988 के पूर्व इस पर जनमत संग्रह करा लिया जाए। ये था, नोट कर लीजिए, इस पर जनमत संग्रह करा लिया जाए। जो ये था कि उसके जो हिस्सा है पूर्वी और कौन नोट कराए उत्तरी, इस पे एक ही साथ रहने दिया जाए एक प्रशासनिक इकाई के रूप में। इस पे क्या किया जाए, जनमत संग्रह, एक जनमत संग्रह करा लिया जाए। जो जनमत संग्रह में होगा उसको माना जाएगा। आगे नोट करिए, इस जनमत संग्रह का पर्यवेक्षण श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में होगा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में होगा। पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है, देखना, पर्यवेक्षण करना। जैसे कहीं एग्जाम होता है तो हम लोग भी जाते हैं कि होता है कि पर्यवेक्षक बने, उसकी निगरानी कौन करेगा, श्रीलंका का न्यायाधीश। अगला पॉइंट नोट करिए, ये संबंधित किस चीज से है? ये श्रीलंका में जैसे उसमें प्रांतों में हो रहा होगा, उसको पूर्वी प्रांत और उत्तरी प्रांत नोट कराए हैं ना। ये था कि इन दोनों को साथ रहने दिया जाए। जैसे उतना हो नहीं, हम उसमें टिक बजाएंगे। जैसे मान लिया श्रीलंका, तो इसका उत्तरी प्रांत हो गया, एक पूर्वी हो गया, तो ये माना गया कि इन दोनों को साथ रहने दिया। उनमें उसी में कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद था। इस समझौते में ही हुआ कि इनको साथ रहने दिया जाए और इस पे एक जनमत संग्रह कराया जाए। अगर जो चाहेंगे कि साथ रहने दिया जाए तो रहने दिया जाएगा, नहीं तो अलग कर दिया जाएगा। जैसे पाकिस्तान क्या मांग करता है, पीओके के पीओके के लिए भी मांग करता है और भारतीय के लिए। पीओके को तो वो कहता है आजाद कश्मीर, कहता है संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराया जाए और जहां वहां की जनता चाहेगी, वो जानता है, सोचता है कि जो आबादी है वो इस्लामिक देश है, वहाँ अधिकतर आबादी क्या है, इस्लामिक। वो सोचता है कि धर्म के हिसाब से मेरे साथ आ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं। वहाँ बलूचिस्तान प्रांत है और प्रांत है, वहाँ हमेशा विद्रोह खुद होता है पाकिस्तान का। जनमत संग्रह का भी सबसे अच्छा उदाहरण किसी देश में हुआ तो वो बना था ना ब्रेक्जिट, यूरोप में। यूरोप में जो बने था संगठन, कौन बना था, जिससे इंग्लैंड बाहर होने के लिए ब्रेक्जिट किया था। एक जनमत संग्रह कराया था, इससे हम बाहर हो जाएंगे। तो वहाँ के लोगों ने उसको पक्ष में किया, इंग्लैंड के लोगों ने, कि हम लोग इससे
बाहर हो जाएंगे, इसको ब्रेक्जिट कहते हैं। अभी हाल ही में 2-3 साल पहले तो जनमत संग्रह के लिए बता रहे हैं कि जनमत संग्रह कैसा नहीं कि वो केवल समझौता हो गया, उसके आधार पर कार्य भी किया जाता है, उसको अमल भी में लाया जाता है। यूरोपीय यूनियन बना था ना, बोले EU, तो उसमें बहुत से देश थे। तो इंग्लैंड के लोग जो थे उसमें बाद में हुआ, जिसमें यूरोपीय यूनियन बना था तो वहाँ की मुद्रा एक कर दी गई थी यूरो, पूरे देशों को मिलाकर, उसमें 27-28 देश थे। तो इंग्लैंड के लोग खास करके ये हुआ कि हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो उस समय डेविड कैमरून वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि इस पर जनमत संग्रह कराया जाए, अगर जनता जो चाहेगी। तो अधिकतर जनता ने क्या कहा, चाह कि हम यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल जाए। नहीं तो ऐसे इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, पॉन्ड, और उसमें बना था कि सबकी मुद्रा यूरोपीय यूनियन बन जाएगी। खास करके ये किस लिए बना था, व्यापारिक और आर्थिक हो, उसकी यूरो रही। तो जनमत संग्रह के ही आधार पर उसका नाम दिया गया था ब्रेक्जिट, कि उससे एग्जिट हो रहा है, मतलब ब्रेक्जिट, उससे निकल गया। इसमें भी था कि जनमत संग्रह कराया जाए, अगर वहाँ के लोग चाहेंगे अगर रहना उसके साथ दोनों के, ठीक है, नहीं तो उस पर डिसीजन लिया जाएगा। और देखिए इसमें क्या था, आगे नोट करिए। भारतीय पर्यवेक्षक की देख रेख में नहीं तो समझौता, तो वो तो श्रीलंका जो मुख्य न्यायाधीश के उसमें था ना, नेक्स्ट पॉइंट भारत श्रीलंका समझौता है ना राजवर्धन, वो तो केवल किसके लिए था कि श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, श्रीलंका के पूर्वी और उत्तरी प्रांत का भी साथ रहना चाहते कि नहीं। और इसमें और भी प्रावधान थे ना, भारतीय पर्यवेक्षक, तो भारत की भूमिका क्या रह जाएगी, भारत में कुछ नहीं रहेगा। भारतीय पर्यवेक्षक की देख रेख में प्रांतीय परिषदों के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और अगला नोट करिए, भारत इस समझौते को लागू कराने का आश्वासन देगा। भारत इस समझौते को लागू कराने का आश्वासन देगा। और अपनी भूमि से श्रीलंका विरोधी गतिविधियों को नहीं होने देगा। अपनी भूमि से श्रीलंका विरोधी गतिविधियों को नहीं होने देगा। और अंतिम पॉइंट इस समझौते का नोट कर लीजिए, तमिल, सिंहली और अंग्रेजी श्रीलंका की आधिकारिक भाषा होगी। तमिल, सिंहली और अंग्रेजी श्रीलंका की आधिकारिक भाषा होगी। ये समझौता तो हो गया, लेकिन उस समय क्या था, उस समय लिप्टे का वहां प्रभाव था। लिप्टे ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। हाँ, कोई उसी के 60 नाम है। एक और है तमिल ईलम करके कुछ, सर वही तो लिबरलाइजेशन टाइगर सब नहीं, वहाँ 2 संगठन बने,
ये तो है ही। एक और है, आगे आएगा तो उसको नोट कराएंगे। हाँ, एक तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट था, TULF। कई संगठन बने थे उसमें, लेकिन ज़्यादा चर्चित कौन था? लिट्टे। लिट्टे था। लिट्टे के पास पूरी सेना, आप लोग कभी कभी देखिएगा, सब चलिएगा, उस समय उसके नेता जो प्रभाकरन थे बाद में वो मारे गए। उनकी उसी की आर्मी का ड्रेस और सब कुछ उनका पाने में, मूलतः कहाँ के थे? अपनी सेना बना ली थी वो वो लोग। वही कर रहे हैं, वो सेना बना लेते और हवाई शक्ति प्राप्त कर लिए। सेना के बाद जैसे सेना, थल सेना का वो करना दूसरी चीज़ है, इतनी उनके पास कहीं से सुविधा मिली हो और वो मिली हो तब तो कर पाएंगे कि लड़ाकू विमान रहे, हेलीकॉप्टर रहे। तो लिट्टे इस चीज को स्वीकार नहीं किया। आगे नोट करना आप कर लीजिए थोड़ा सा। श्रीलंका में शांति सेना, उसी चीज में लिख लीजिए, तो शांति सेना वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। और नोट करिए, राजीव गांधी और जयवर्धने समझौते के अनुसार श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई। राजीव गांधी और जयवर्धने समझौते के अनुसार श्रीलंका में शांति सेनाएं, भारतीय शांति सेना लिखी थी, भारतीय सेनाएं भेजी गई। भारतीय सेना के लगभग 50,000 जवान जाफना में फैल गए या कब्जा कर लिए। जाफना एक वहाँ का क्षेत्र है, राज्य जाफना, श्रीलंका का। तो भारतीय सेना के लगभग 50,000 जवान जाफना में फैल गए। भारतीय सेना का उद्देश्य, देखिए, जो ये लिट्टे के सदस्य उनको माना जाता, कहा जाता था तमिल चीते। भारतीय सेना का उद्देश्य तमिल मुक्ति चीतों के गढ़, तमिल मुक्ति चीतों के गढ़ जाफना को मुक्त कराना और उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना था। जाफना को मुक्त कराना और उनको आत्मसमर्पण के लिए, किसको? जो तमिल चीते, जो लिट्टे के उसके सदस्य थे, उनसे उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना था। LTTE ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। LTTE ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। देखिए, उस समय भारतीय सैनिक लगभग 50,000 गए थे, तो उसमें लगभग 1,000 सैनिक, भारतीय सैनिक भी मारे गए। और उस समय जो बीजेपी के एक नेता थे जसवंत सिंह, एक कब की घटना बता रहे हैं, 87 के बाद, ठीक। उस समय जसवंत सिंह राजस्थान जब उनकी डेथ हो गई, वो विदेश मंत्री भी थे, उन्होंने क्या कहा उस समय कि भारतीय गवर्नमेंट ने भारतीय सेना को बेवजह ले जाकर शांति सेना के रूप में श्रीलंका में फंसा दिया, जिससे कई भारतीयों की जान गई।
और तमिल उग्रवादियों का जो किससे मुक्त कराना चाहते थे श्रीलंका को, तमिलों से, और तमिल उग्रवादियों का हम उनके क्रोध का हम शिकार बन रहे हैं। उनको क्या लगा कि भारतीय जो सेना है हमारे खिलाफ लड़ रही है, वास्तव में उनके खिलाफ नहीं थी। तो जब फिर उसके बाद क्या होने लगा, जो तमिल उग्रवादी थे वो भारतीय सेना को, भारतीय लोगों को निशाना बनाने लगे। तो उनका इसलिए उन्होंने आलोचना किया था कि हम श्रीलंका में बेवजह भारतीय सेना को भेजे हैं, जिससे कई भारतीय सैनिकों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा और पूरे भारत पर तमिलों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। अब कुछ दिन बाद जो राजीव गांधी की राजनीतिक हत्या हुई, इसका भी कारण क्या माना जाता था? यही सब माना गया। इस चीज को मतलब पुख्ता वो कोई नहीं है कि कौन तो क्या किया, लेकिन उनकी हत्या कहाँ हुई? तमिलनाडु में। और जो उसमें पकड़े गए लोग और उनकी तो मानव से हत्या हुई थी ना, वो लोग कौन थे? तमिल समुदाय से। उसमें अभी तो जो साजिश करता है उन पे केस चलता था, अभी उनको छोड़ दिया गया। क्या नाम था? नलिनी। ये सब लोग पढ़ेंगे, उनकी साजिश करता थी तो उनको छोड़ दिया गया, इसलिए कि बहुत एज हो गई है और उनको मार दिया गया। इसमें राहुल गांधी और इन लोगों ने कोई प्रक्रिया नहीं दिखा कि ठीक है, जो तब वो समय बीत गया है, कई उनके परिवार के लोग हैं और ये लोग चाहते थे, और लोग चाहते थे राजनीति में जैसे कि इन पे फिर से मुकदमा चले, फिर से उनको किया जाए। कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके तहत गवर्नमेंट ने खुद, केंद्र सरकार ने उस पर वो किया कि अगर इनको चाहा जाए तो इनको अब छोड़ दिया जाए, काफी समय हो गया। मेन चीज इसमें उसका क्या था, जो राजीव गांधी जयवर्धने समझौता हुआ, इसको लिप्टे ने नहीं माना। उसके बाद भारतीय शांति सेना भेजी गई, जैसे वहां पर लड़ाई हुई और जाफना को मुक्त भी कराया, उसके बाद मुक्त भी कराया, लेकिन 1000 सैनिक मारे गए और भारत हमेशा के लिए क्या हो गया? तमिलों का क्रोध का कारण बना। अब जैसे स्थितियां बदली, इस समय तमिल समस्या हो नहीं है, लेकिन अब क्या समस्या वहां पे हो गई? इस समय श्रीलंका में भी कुछ महीने, साल 2 साल पहले क्या समस्या थी? बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी से श्रीलंका गुजर रहा है। भारत उसकी बहुत ज्यादा मदद किया, आगे बताएंगे, और बिना मांगे मदद किया। यहाँ तक आर्थिक तंगी इतना थी कि वहाँ राष्ट्रपति भवन में लोग घुस आए थे। 2021 की बात है, 21 या 22 होगा, अब एग्जैक्ट हम आगे देखते हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति को वहाँ से भागना पड़ा था। वहाँ की जनता राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर ली थी आके, सब कुछ वहाँ जितने सामानें थी तोड़ फोड़ करना, सब कुछ कर रही थी। उस पीरियड में भी भारत ने उसकी मदद किया है। ये हो गया शांति सेना। अब एक चीज इसमें मेन आता है कि भारत श्रीलंका के तनाव क्या और क्या कारण? भारत श्रीलंका के तनाव का एक कारण कच्चा तीवू द्वीप, नाम सुना आप लोग? यस सर। ये दोनों के बीच में द्वीप है, भारत श्रीलंका के बीच में। सर अभी हाल ही में उस पर विवाद था। हाँ, इस द्वीप को श्रीलंका, भारत ने 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया। मतलब दोनों अपना करते थे, श्रीलंका के नजदीक है, श्रीलंका अपना वहाँ रुकना उससे या और कार्य करता था मछुआरों संबंधित। लेकिन 1974 में भारत ने इस समझौते के तहत किसको सौंप दिया? श्रीलंका को। लेकिन वर्तमान समय में कुछ समय पहले तमिल लोग, अधिकतर जो तमिलनाडु के लोग हैं और किनारे के लोग हैं, जो मछली पकड़ते जाते हैं, मछुआरे हैं, इनको श्रीलंका की नौसेना तटरक्षक बल के लोग पकड़ लेते हैं और कुछ करते हैं, इनको बंदी बना लेते हैं। इन लोगों ने क्या मांग किया भारत सरकार को लेटर लिख के कि कच्चा तीवू द्वीप जो सौंप दिया गया था उसको वापस ले लिया जाए।
खासकर इस पर तमिलनाडु सरकार ने भी लेटर लिखा केंद्र सरकार को कि यह भारत का हिस्सा था, इसको श्रीलंका से वापस ले लिया जाए। इस पे भी वर्तमान अभी श्रीलंका के इसको वापस नहीं लिया गया। ये है कि अब समझौते के तहत किया गया, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने पिछली गवर्नमेंट ने ऐसा किया था, क्योंकि जब चुनाव आता है तो इस तरह की चीजें भले हो ना हो, लेकिन उनको लाभ लेना होता है। तो तमिलनाडु सरकार ने और वहाँ की जनता ने भी मांग किया भारत सरकार से कि कच्चा तीबू द्वीप को वापस ले लिया जाए। इसको नोट कर लीजिए 2 लाइन में बस। कच्चा तीबू द्वीप विवाद या कच्चा तीबू द्वीप विवाद। जैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि किन दोनों के बीच है और क्या क्यों विवाद कारण, टाइम कितना हो। चलिए ठीक, इसको नोट कर लीजिए। भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 1 किलोमीटर का कच्चा तीबू नामक द्वीप है। कच्चा तीबू यह द्वीप जाफना से कुछ दूरी पर स्थित है। जो श्रीलंका में जाफना जगह है उससे यह द्वीप जाफना तट से कुछ दूरी पर स्थित है। हो गया। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। देखिए उस द्वीप, यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। उस द्वीप पर एक चर्च भी है। उस द्वीप पर रोमन कैथोलिक समुदाय की एक चर्च है और वहाँ एक 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है हर साल। तो उस पर भारत के लोग भी जाते हैं और श्रीलंका के लोग भी जाते हैं। जैसे तीर्थस्थल है जो रोमन कैथोलिक ईसाई जो शाखा है उसके दोनों लोग, लेकिन श्रीलंका एक बार ऐसे कर रही थी 1968 में। इस पर क्या कर दी, पुलिस भेज दी, भारतीय लोगों को रोकने लगी, भारतीय लोगों को रोकने लगी। लेकिन फिर उसके बाद फिर आते जाते रहे, तनाव बना रहा। लेकिन 1974 में भारत के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के अंतिम ने समझौता करके इसको क्या किया, श्रीलंका को सौंप दिया। इस चीज को नोट कर लीजिए। हो गया ना कंफर्म? क्या था, समस्या क्या है, नोट करिए। कहाँ कराएं? यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। ठीक। प्रतिवर्ष मार्च के महीने में 4 दिवसीय उत्सव में रोमन कैथोलिक चर्च में भारत और श्रीलंका के लोग भाग लेते थे। भारत और श्रीलंका के लोग
भाग लेते थे। लेकिन 1968 में श्रीलंका ने 1968 में श्रीलंका ने वहाँ अपनी पुलिस भेज दी। वहाँ अपनी पुलिस क्या वो छूट गया क्या? 1968 में श्रीलंका ने अपनी पुलिस भेजी, जिसका कि भारत सरकार ने विरोध जताया। विरोध जताया। अब यहाँ विवाद का विषय आ गया कि तब तक तो दोनों लोग जाते थे, 1968 तक कोई समस्या नहीं। दोनों देशों के कैथोलिक धर्म के लोग जाते थे, उत्सव में भाग लेते थे, उत्सव खत्म होता था अपना चले आते थे, और जो लोग वहाँ रहते थे। लेकिन 1968 में जब श्रीलंका ने वहाँ अपनी पुलिस भेज दिया, अपना दावा करने लगी, तो श्रीलंका भारत सरकार ने विरोध जताया कि नहीं, ये भारत का। और दोनों देशों ने अपने पुष्टि के लिए कि मेरा है मेरा दावे प्रस्तुत किए। उसके बाद 1974 में भारत और श्रीलंका ने एक समझौते के तहत इस द्वीप को किसको सौंप दिया? श्रीलंका को। लेकिन उसका वो नहीं सौंपा कि उसका मालिकाना हक ये था कि उसके पास था, वो सौंप दिया। तब से वो अभी श्रीलंका के पास ही है, उस पर कब्जा है। अभी हाल में जब चुनाव था पिछला तमिलनाडु में, तो मोदी जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि हमारा वो द्वीप था, हमको पिछली सरकारों ने क्या कर दिया? सौंप दिया, श्रीलंका को सौंप दिया। उसी समय तमिलनाडु सरकार ने भी पत्र लिखा केंद्र सरकार को कि अगर आप उठा रहे हैं तो उसे वापस ले लीजिए। लेकिन एक समझौते के तहत हुई जो चीज, उसी की प्रक्रिया के तहत कुछ होगा ना। तो अभी जो है विवाद दोनों में बना है, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है कि श्रीलंका का उस पर कब्जा है, क्योंकि 1974 में एक समझौता हुआ था। एक मिनट इसको नोट करिए, कहाँ तक नोट करवाए थे? भारत सरकार ने विरोध जताया। विरोध जताया। दोनों देशों ने अपने अपने दावे के लिए प्रमाण, दोनों देशों ने अपने अपने दावे के पक्ष में प्रमाण दिए। प्रमाण का मतलब सबूत दिए। और जून 1974 में, जून 1974 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक समझौता कर, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक समझौता कर कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। यहाँ लिखे नहीं कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। यह जो द्वीप है, नौका परिवहन और चीजों को लेकर भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मेन रास्ता जाता है उसी के बीच में स्थित है। तभी हाल में क्या हुआ इसमें घटना, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इस द्वीप को श्रीलंका से वापस ले लिया जाए, क्योंकि उस समय जो समझौता हुआ था वो प्रधानमंत्रियों ने कर लिया, लेकिन उसको संसद के किसी सदन में पास नहीं कराया। ये पिछले तमिलनाडु के चुनाव के समय चर्चा का विषय था, कच्चा द्वीप। लेकिन अभी जो स्थिति है वो
उसी तरह बनी हुई है, इस पे कोई डिसीजन नहीं हुआ। अभी उस पे किसका अधिकार? श्रीलंका का। अभी टाइम है। अब अगला पॉइंट है दोनों में विवाद का। श्रीलंका ने, नोट करिए, जैसे हेडिंग तनाव बिंदु नोट करवा रहे थे ना, कच्चा तीबू उदित हो गया। अगला नोट कर लीजिए 13वां संविधान संशोधन। 13वां? हाँ, श्रीलंका का है। श्रीलंका, इसमें क्या है? इसमें है कि वहां के तमिल लोग मांग करते हैं कि 13वां संविधान संशोधन को लागू किया जाए। इसमें क्या था कि वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको बेहतर सुविधा देने के लिए 13वां संविधान संशोधन किया गया, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया उस तरह से। तो वहां के तमिल लोग और लोग मांग करते हैं, और भारत भी श्रीलंका को कहता है कि इसको लागू किया जाए, क्योंकि भारत से तमिलों से क्या इमोशनली रूप से जुड़ा हुआ है, और भारत में तमिल जो है काफी संख्या में है। जितना श्रीलंका में तमिल नहीं होगी, अगर संख्या देखेंगे तो उतना आपको लगता है भारत में होगा। तो एक और अगला मुद्दा नोट करिए, मछुआरों का मुद्दा जो विवाद का कारण होता है। मछुआरों का मुद्दा, इसमें हम नोट नहीं करा रहे, बस उसको बताते चल रहे हैं। मछुआरों का मुद्दा, इसमें मछुआरों का मुद्दा क्या है कि दोनों देशों के जो मछुआरे होते हैं वो समुद्री सीमा हर देश की होती है ना, उनको पता नहीं लग पाती। तो उसको अगर पकड़ लिया जाए, जाने में वो कर लेते हैं, तो उनको चेतावनी देके छोड़ दिया जाए। लेकिन श्रीलंका के जो तटरक्षक बल है या भारत के हैं, उनको पकड़ लेते हैं, तो बार बार ऐसा करते हैं। गवर्नमेंट तो नहीं चाहती, गवर्नमेंट तो एडवाइजरी जारी कर देती कि इस तरह की चीजें ना हो, लेकिन जो सेना के लोग हैं, तटरक्षक बल हैं, वो पकड़ ले रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है? दोनों देशों का संबंध खराब होता है। क्या भारत सरकार और पाकिस्तान से जैसे तनाव होता है तो ये थोड़ी आर्डर देती है कि आप लड़ा लाइए, लेकिन सैनिक कुछ हो गई झड़प। इसी तरह वहाँ मछुआरों का मुद्दा, उसमें जो समुद्री सीमा अगर वो नहीं पता लगा, जाने में भी चले गए तो बंद कर देते हैं पकड़ के, या बंदी बना लिए, उनकी नाव जब्त कर लिए नाव। इस मुद्दे को लेके भी दोनों में तनाव होता है। अगला पॉइंट नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रीलंका में चीन की उपस्थिति, श्रीलंका में चीन की उपस्थिति। चलिए इसको कर देखेंगे, ठीक। श्रीलंका में जैसे बताया शुरू में ही ना, चीन क्या इस समय कर रहा है, बहुत ज्यादा उस संरचनात्मक ढांचागत विकास कर रहा है। और वहाँ एक जो बंदरगाह है हम्बनटोटा, उसका विकास कर रहा है, और उसको क्या कर लिया है, लीज पे ले लिया। इससे भारत की जो सामरिक रणनीति है, इसको माना जाता है कि इस पे धक्का लगा। इसको कल देखते हैं।